अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। आज हम ज़रबुल मसल करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मज़मून किया था जश्न आज़ादी, वो आप लोगों ने अक्सर मुकम्मल लिख लिया होगा। अच्छा, एक बात मुझे और कहनी है, आज स्कूल में आप लोगों ने अपनी कॉपियाँ चेकिंग के लिए भेजी थी, कॉपियाँ चेक हो रही हैं। अगर किसी के पास कॉपी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास आप लेक्चर सेव कर लीजिए और लेक्चर सेव हो जाएगा तो जैसे ही कॉपी आपको वापस मिलेगी तो आप अपने काम का आगाज़ कर लीजिएगा, काम मुकम्मल कॉपी पे कर लीजिएगा। लिहाजा वालिदैन और बच्चे परेशान ना हों कि जी हमने कॉपी तो सबमिट करा दी है स्कूल में, अब लेक्चर भी आ रहे हैं, हम काम कैसे करें। तो आपका पास वो लेक्चर सेव होना चाहिए, ठीक है। और जब कॉपी चेक होकर आपको मिल जाए तो फिर आप उसमें काम कर लीजिएगा। तो आज हम अपने नए मौजू की तरफ बढ़ते हैं और आज हमारा उर्दू कवायद का जो नया टॉपिक है वो है ज़रबुल मसल। पेज नंबर 35 सफ़ा नंबर 35 पेज 35 पर देखिए, ज़रबुल मसल है। मैं आपको समझाती हूँ कि ज़रबुल मसल क्या कहलाते हैं। ज़रबुल मसल या ज़रबुल अमसाल दोनों ही कहा जाता है इसको। ज़रबुल मसल कहावत को कहते हैं। इस लफ्ज़ मसल में मीम और से दोनों पर ज़बर है। ये लफ्ज़ मसल से अलग है, जहाँ मीम के नीचे ज़ेर है, जिसका मतलब है मानिंद या मिसाल। ठीक है, देखिए मसल और मिसल दोनों को आपको समझना होगा। जिस तरह अरबी ज़बान में एराब के मुख्तलिफ होने से, अलग होने से मानों में फ़र्क आता है, इस तरह मसल और मिसल दोनों में मानों में फ़र्क है। ठीक है, तो इसमें जो ज़रबुल मसल से यहाँ पे जो ज़रबुल मसल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मसल है, ठीक है। और इसमें मीम और से दोनों पर ज़बर है, सही। ये लफ्ज़ मिसल से अलग है, आ रहा है समझ में। ये लफ्ज़ जो है वो किससे अलग है? मिसल से अलग है। क्यों अलग है? कि जहाँ मीम के नीचे ज़ेर है और मिसल के मायने हैं मानिंद या मिसाल। यहाँ तक ये बात समझ में आई बच्चों आपको कि मसल से क्या मुराद है और मिसल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मसल है, पर ज़बर है, मिसल नहीं है। तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें, ज़रबुल मसल पढ़ेंगे हम, ज़रबुल मिसल नहीं कहेंगे। अगर हम मिसल कहते हैं तो मिसल का मायने अलग है, उसके मायने क्या है? मानिंद या मिसाल के, ठीक है। और मसल किसे कहते हैं? मसल या कहावत में कोई गुर की बात कही जाती है। गुर की बात कहते हैं, कोई काम की बात, कोई सबक, ठीक है। जैसे जिंदगी, जिसे जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ या खुलासा कहना चाहिए। मतलब कोई एक बात, कोई एक जुमला, ऐसी कही हुई बात जिस पर आप जिंदगी का निचोड़ होता है, यानी कि तजुर्बात पर मबनी होता है। ज़रबुल मसल जो होते हैं वो दरअसल लोगों की कहावत होती है। जैसे हमारे आबा व अजदाद, उनसे पहले उनके आबा व अजदाद, किसी ने कोई एक जुमला कहा और फिर वो जुमला, उसमें कोई अच्छी बात कही गई जो कि मशहूर हो गई किसी ख़ास मौके पर, और फिर वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली गई। तो ये क्या कहलाती है? कहावत और ज़रबुल मसल, ठीक है। इसे मुंजमद शायरी भी कहते हैं, यानी कोई पुरमाने दिलचस्प या फड़कती हुई बात जो किसी ने कही और ज़बान का हिस्सा बन गई। आ रही बात समझ में? मुंजमद शायरी यानी शायरी में आप देखें बहुत बड़ी सी बात को छोटे से मिसरे के अंदर बता दिया जाता है ना। एक छोटे से मिसरे में एक बड़ी बात कह दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं मुंजमद शायरी, सही। और एक ऐसी फड़कती बात किसी ने कही और वो उस मौके के मुनासिबत से कही और बड़ी अच्छी लगी, सबके दिल ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो ज़बान का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि उर्दू ज़बान हो या कि कोई और ज़बान हो, ठीक है, उसका वो हिस्सा बन जाती है। हर ज़रबुल मसल के पस मंज़र में कोई कहानी, वाक़या या फेल ज़रूर होता है। ये बात समझ में आई आपको? हर ज़रबुल मसल, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, ये ज़रबुल मसल है, सही है। अब इसमें क्या एक कहानी है, ठीक है। अब कहानी क्या है इसमें? एक चोर ने क्या किया, कोई चीज़ चोरी कर ली, ठीक है।
चोरी करके आके वो किसी जो है महफिल में बैठ गया। सही है, अब चोर को ढूंढना था, लोग चोर को ढूंढ रहे थे, चोर किधर है, कहाँ है। लिहाजा किसी ने कहा भी चोर को ढूंढे। अच्छा, चोर तो किसी ने उसकी निशानी बताई, जो चोर था उसकी दाढ़ी थी। समझ में आ रही है बात? अब इस कहानी को समझे, जिसने चोरी की थी उसकी दाढ़ी थी। अब जब शनाख्त होने लगी, सबने कहा अरे हाँ, उसने वो चोरी जो की थी ना, जिस शख्स ने, उसको दाढ़ी थी। अब उस मजमे में वो शख्स बैठा हुआ था, चोर। सही है, अब क्या हुआ, जब इस बात का ऐलान हुआ कि चोर की दाढ़ी थी, तो वो उसने क्या किया, उस शख्स ने अपनी दाढ़ी को खुजाना शुरू कर दिया कि कुछ फंस गई है। खुजाने से मुराद कि कुछ तिनका लग गया है, कुछ लग गया है। तो वहाँ उस वक्त ये ज़रबुल मसल मशहूर हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोरी करा, ज़ाहिर है उसकी दाढ़ी में तो तिनका है, इसलिए वो अपनी दाढ़ी को खुजा रहा है। सही, तो ये कहलाते। देखिए अब यहाँ लिखी भी है, सही, किसी गांव के चौधरी की भैंस चोरी हो गई। देखिए पूरा वाक़या यहाँ पे लिखा है, मैंने तो नीचे पढ़ा भी नहीं था और मैं आपको समझा रही थी। किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है, कहानी लिखी हुई है कि किसी गांव के चौधरी की भैंस चोरी हो गई। चौधरी साहब बहुत गुस्से में थे। तमाम मज़ारों, नौकरों वगैरह से पूछ गूछ की गई, किसी से कुछ मालूम ना हो सका। गांव के एक बुजुर्ग को बुलवाया गया, वो बहुत समझदार थे। उन्होंने सब लोगों को एक खितार में खड़ा कर दिया। खितार में खड़ा कर दिया, लाइन बनाकर खड़ा कर दिया। अपनी आंखें बंद की और ऐसे ही बैठ गए जैसे मराकबे में हो, जैसे कोई रूहानी बुजुर्ग हो, ऐसे वो मराकबे में बैठ गए। ठीक है, कुछ देर के बाद आंखें खोली और बोले भाई चोर यही है। ठीक है, पैर तो बैठ गए साहब। ठीक है, और ऐसा उन्होंने रूप धारा कि उन्हें बहुत इल्म आता है और वो कोई रूहानी शख्सियत है। और कहा आंखें खोलकर, भाई चोर यही है, निशानी इसकी ये है कि इसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सुनते ही एक शख्स का हाथ फौरन अपनी दाढ़ी पर गया। चौधरी साहब ने फौरन उसे गुद्दी से पकड़ा। उसने पकड़े जाने पर चोरी कबूल की और भैंस का सुराग भी बता दिया। जब से ये मसल मशहूर हो गई, अगर जिस किसी के ने कोई कसूर किया हो, कोई जुर्म किया हो, तो ज़रूर उसके किसी न किसी अमल से उसका जुर्म ज़ाहिर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ज़रबुल मसल जो है वो किसी न किसी कहानी पर मबनी होता है और वो माजी में कभी कोई वाक़या या कोई कहानी रूनुमा होती है और फिर जब कोई उस पर कोई जुमला कहता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे कहा गया, और वो नस्ल दर नस्ल मशहूर होता हुआ हम तक पहुंच गया, तो ये क्या कहलाया, ज़रबुल मसल। आपको ज़रबुल मसल के मायने समझ में अच्छी तरह आ गए होंगे। मुहावरे से इसको मिलाना नहीं है, मुहावरा टोटली बिल्कुल अलग है और ज़रबुल मसल बिल्कुल अलग है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ज़रबुल मसल समझ में आया होगा। अब देखिए किताब में कुछ ज़रबुल मसल दिए हुए हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और इसके मायने भी दिए हुए हैं। अपना काम ना जानना और इल्ज़ाम किसी और पर लगाना, यानी कि किसी को काम ना आता हो और फिर वो जो उसका इल्ज़ाम लगा दे कि जी वही चीज़ ख़राब है। फर्स्ट करें किसी रोटी पकाना नहीं आती है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जी बेलन सही नहीं है, तवा सही नहीं है, चकला सही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे उस मौके पर, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नंबर 2 देखिए, चिराग से चिराग जलता है, एक से दूसरे को फ़ायदा होना, जैसे इल्म एक दूसरे को मुंतकिल होता है। फ़र्ज़ करिए आप तालीम याफ्ता हैं और अगर आप किसी छोटे भाई को अपने पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि चिराग से चिराग जलता है। आपने जो तालीम हासिल की वो आपने अपने छोटे भाई को दी या पड़ोसी के बच्चे को दी, तो चिराग से चिराग जल गया, दूसरा बच्चा भी उस तालीम से फैज़याब हो गया, फ़ायदा हासिल किया उसने। नंबर 3 देखिए, समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर, समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर, जहाँ रहना हो वहाँ के लोगों से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। हम वहाँ के लोगों से दुश्मनी नहीं ले सकते। उस मौके पर बोला जाता है कि समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता। अच्छा, फिर नंबर 4, एक अनार 100 बीमार, नेमत बहुत कम होना और तलबगार यानी मांगने वाले बहुत ज़्यादा होना। यानी कोई एक चीज़ है आपके पास और उसको आपको बहुत सारे लोगों में तकसीम करना है, तो उस मौके पर हम लिखेंगे एक अनार 100 बीमार। फर्स्ट को आपके पास एक टॉफ़ी है
یا پھر آپ کے پاس کوئی کیک ایک ہی ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو تقسیم کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی ہم یہ کہیں گے کہ ایک انار 100 بیمار۔ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے۔ بلی کے خواب میں چھچڑی چھچڑی کیا مطلب ہے؟ سب اپنی پسندیدہ چیز ہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اب جو چیز ہم سوچتے ہیں وہی چیز ہمارے خواب میں آتی ہے نا؟ تو بلی کے خواب میں چھچڑی چھچڑی کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے فرض کرو آپ کو خواہش ہے کسی بچے کو موبائل خریدنا ہے، اب دن رات وہ اسی خواہش میں مبتلا ہے کہ میں پیسے جمع کروں گا یا میں موبائل خریدوں گا، اب اس حالت میں وہ سوچتے سوچتے سو جاتا ہے، تو اس کو خواب میں بھی کیا نظر آئے گا؟ یا تو اس نے موبائل خرید لیا ہے، یا کسی کو تحفے میں دے دیا ہے، یا کہیں سے اس کو موبائل مل گیا ہے، تو اس موقع پر یہ ضرب المثل کہی جاتی ہے کہ بلی کے خواب میں چھچڑے چھچڑے چھچڑے۔ اچھا بچوں، یہ ضرب المثل اور اس کے معنی میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیے ہیں، امید کہ آپ کو سارے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اچھا ابھی میں کوئی خاص آپ کو ہوم ورک نہیں دے رہی، جو جب کاپی انشاءاللہ تعالیٰ جن کے پاس ہے وہ تو کام کر لیں گے، جن کے پاس نہیں ہے، جو اچھے بچوں نے کاپی چیکنگ کے لیے دی ہوئی ہے، تو ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، جیسے ہی کاپی ملے گی وہ اپنا کام اسٹارٹ کر دیں گے۔ لیکچر ضرور سیو کریے، یہ والا لیکچر تو خاص کر جو فرائیڈے کے جتنے بھی لیکچر ہیں 7 تاریخ کے، بچوں سے گزارش کی آتی ہے کہ وہ سیو رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے کاپی چیک کرنے دی ہوئی ہے تو آپ کا لاس نہ ہو، کاپی ملے اور آپ کام کر لیں۔ اچھا بچوں، اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔